सभापति महोदय, मैं इस सभा में संवैधानिक सुधारों के प्रश्न पर उन दलित वर्गों का पक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं जिनका मुझे और मेरे सहयोगी राव बहादुर श्रीनिवासन को प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह ब्रिटिश भारत की 430 लाख जनता अथवा कुल जनसंख्या के 1/5 का पक्ष है। दलित वर्ग स्वयं में ऐसे लोगों का समूह है जो मुसलमानों से भिन्न एवं अलग है। यद्यपि उन्हें हिंदू कहा जाता है, किंतु वे हिंदू जाति का किसी भी अर्थ में अविभाज्य अंग नहीं है। वे न केवल उनसे अलग रहते हैं, अपितु उन्हें जो दर्जा प्राप्त है वो भी भारत में अन्य जातियों के दर्जे से बिल्कुल भिन्न है। भारत में अनेक जातियां अत्यंत दयनीय स्थिति में रह रही हैं, किंतु दलित वर्गों की स्थिति इनसे भी निम्न है। अंतर केवल इतना है कि कृषि कर्मियों और नौकरों के साथ अस्पृश्यता का बर्ताव नहीं किया जाता, जबकि दलित वर्ग अस्पृश्यता के अभिशाप का शिकार है। उससे भी खराब बात यह है कि अस्पृश्यता के कारण उन पर लादी गई गुलामी से न केवल सार्वजनिक जीवन में उनके साथ भेदभाव बरता जाता है, बल्कि उन्हें समान अवसरों और मानवीय जीवन के लिए आवश्यक नागरिक अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है। मुझे विश्वास है कि इतने बड़े वर्ग, जिसकी जनसंख्या इंग्लैंड अथवा फ्रांस की जनसंख्या के बराबर है और जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने के लिए भी सक्षम नहीं है, के दृष्टिकोण को हृदयंगम करने से ही राजनीतिक समस्या का सही समाधान संभव होगा। मैं चाहता हूं कि उस दृष्टिकोण से यह अधिवेशन प्रारंभ से ही अवगत हो जाए कि इस वंचित वर्ग की समस्या तब तक हल नहीं होगी जब तक राजनीतिक सत्ता इस तबके के हाथ में नहीं आ जाती। ये लाइन है भीमराव अंबेडकर की। 1930 के लंदन में चल रहे गोलमेज सम्मेलन में अपने भाषण में भीमराव अंबेडकर ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए थे। वह दृढ़ संकल्पित थे दलितों के उत्थान के लिए। उन्होंने इरादा बना लिया था कि दलितों को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने से पहले वो हार नहीं मानेंगे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। वह उन गिने चुने लोगों में शामिल थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। उन्हें पता था कि 1935 के संविधान की भूमिका यहां तय हो रही है। तो 1935 का जो संविधान बनने वाला था, 1935 का जो एक्ट बनने वाला था, उसमें दलितों का पक्ष मजबूती से रखने के लिए उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था और अपनी बात बड़ी ही मजबूती के साथ रखी थी। यहां से शुरू होता है अपने भारतीय संविधान में दलितों के आरक्षण का वह बीज, जिस पर आज भी एक विवाद चलता रहता है कि आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना, आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए नहीं था। तो सही मायने में जो आरक्षण है वो उसका प्रावधान संविधान में 10 साल के लिए था या नहीं था, इसमें कितनी सच्चाई है, अभी आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। यहां से वो बीज शुरू होता है संविधान में आरक्षण का। तो 3 गोलमेज सम्मेलनों में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया और अपनी बात मजबूती के साथ रखी। एक लंबा चौड़ा दस्तावेज बनाकर, अपना प्रस्ताव बनाकर ब्रिटिश हुकूमत के पास उन्होंने भेज दिया। फिर क्या, तीनों गोलमेज सम्मेलन जब खत्म हुआ, आपको पता है कि कांग्रेस सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ली थी, न तो पहले में भाग ली थी, न तो दूसरे में भाग ली थी। उसी समय यहां पर नमक सत्याग्रह चल रहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस आने के बाद से महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया गया था, कांग्रेस पर बैन लगा दिया गया था। खैर, 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा एक घोषणा की जाती है, इसे विवादास्पद घोषणा कहा जाता है और उसका नाम कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक घोषणा है। उस अवार्ड में, यानी कि प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने जो घोषणा की उसमें था क्या, सबसे बड़ी बात यह है 1935 के एक्ट की वो पृष्ठभूमि थी। उसमें साफ कहा गया था कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल काम करेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर की सिफारिशों को हरी झंडी मिल गई। मुसलमानों के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए और बड़ी बात है कि दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी गई। अलग निर्वाचक मंडल का मतलब यह है कि दलित वर्ग अगर संसद में जाएगा, यानी कि उस लोकसभा में जाएगा, विधानसभा में जाएगा, तो दलित वर्ग को चुनने का काम सिर्फ दलित वर्ग करेगा। यानी उनको जो वोट देगा वो भी दलित होगा और दलित वर्ग चुनेगा किसे? दलित वर्ग को चुनेगा। उसमें सामान्य की कोई भूमिका नहीं होगी। अब इस पर
बवाल खड़ा हो गया। इनमें सबसे बड़ी बात जो थी वो दलित वर्ग के लिए लिखी थी। हालांकि उसमें बात मुसलमानों की भी थी, बात उसमें सिख की थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो अलग धर्म के थे, लेकिन हिंदू धर्म को ही दो टुकड़े में तोड़ने का पूरा प्लान तैयार हो चुका था, जो केंद्रीय विधायिका और प्रांतीय विधानमंडलों के लिए अपने अपने सदस्य चुनने का अधिकार दे रहा था, ये कम्युनल अवार्ड। और उससे भी बड़ी बात यह है कि दलित वर्ग को 2 वोट देने का अधिकार दिया गया। अब 2 वोट का मतलब क्या है? एक वोट से दलित तो अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, अपना का मतलब यह है कि वो दलित सिर्फ दलित को चुनेंगे, और दूसरा वोट है वो सामान्य प्रतिनिधि चुनने का भी अधिकार रखते थे। मतलब यह है कि वह अपना प्रतिनिधि भी चुनेंगे और सामान्य सीट पर भी वोट देने का अधिकार उन्हें है। ये दोहरा मापदंड था। अब इस पर बवाल खड़ा हो गया, पूरा भारत उबल पड़ा। महात्मा गांधी उस वक्त जेल में थे, और जेल में जब उन्हें पता चला, हालांकि महात्मा गांधी दलितों के उद्धार के सबसे बड़े हितैषी थे, उन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे, लेकिन जब उनके पास ये मैसेज पहुंचा कि ऐसी घोषणा की गई है, मतलब हिंदू धर्म में ही पूरी 2 भाग फाड़ करने के लिए एक पूरा का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया, महात्मा गांधी आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। आमरण अनशन पे महात्मा गांधी बैठते हैं, चारों तरफ भीमराव अंबेडकर के पुतले फूंके जाते हैं। सब लोग जानते थे कि भीमराव अंबेडकर लंदन गए थे, 3 बार गए थे, और भीमराव अंबेडकर ने ये सारा प्रस्ताव तैयार किया था। यानी कि पूरा भारत जो है दलित बनाम अदर ये हो चुका था। भीमराव अंबेडकर के पुतले फूंके जा रहे थे, दलितों पर हमले हो रहे थे, दलित क्षेत्र जो है वो जला दिए गए। मतलब कि कोशिश ये थी कि जो हिंदू वर्ग है वो ना टूटे, लेकिन इसके उलट हो रहा था। हिंदू वर्ग 2 टुकड़े में अभी से टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए। लोग जो है भीमराव अंबेडकर को मनाने पहुंचे, भीमराव अंबेडकर से कहे कि आप ही हैं जो इसका रास्ता निकाल सकते हैं। भीमराव अंबेडकर ने उस दशा को देखा, भीमराव अंबेडकर झुकने को तैयार हो गए। भीमराव अंबेडकर उस वक्त महात्मा गांधी अरबदा जेल में थे, भीमराव अंबेडकर से मुलाकात होती है जेल में महात्मा गांधी के साथ। 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी के बीच एक समझौता होता है, जिसे कहा जाता है पूना पैक्ट। ये पूना करार के नाम से जाना जाता है। अब इसमें भीमराव अंबेडकर बड़े ही बेमन से दलितों के 2 वोट का अधिकार और अलग निर्वाचक मंडल की मांग मान लिया कि हाँ ये नहीं रहेगा। इन्होंने इसको वापस लेने की हामी भर दी। लेकिन इसके बदले में उन्होंने क्या अपना मनवाया? वो ये कि सभी प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्ग यानी कि आरक्षित सीटें 71 कर दी गई थी। इसी घोषणा के तहत उन्होंने इसे बढ़वाकर कि भाई दलितों के अलग निर्वाचक मंडल की अगर मांग खत्म कर दें तो दलित वर्ग के लिए जो सीटें आरक्षण करने का प्रावधान है वो 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया। और केंद्रीय विधानसभा में, जिसे आज हम लोकसभा कहते हैं, उसमें कुल सीटों का 18% संख्या कर दिया गया आरक्षण का। ये 1932 की बातें हैं। यहां बात खत्म हो गई, इसी पे दोनों पक्ष राजी हो गया। यानी कि केंद्रीय विधानसभा, प्रांतीय विधानसभा में सीटें आरक्षित कर दी गई, निर्वाचक मंडल की मांग इनकार कर दी गई, दलितों को 2 वोट की मांग इनकार कर दी गई। दोनों राजी खुशी हो गए, आगे बढ़ गया मामला, आगे बढ़ गया। लेकिन अंबेडकर के दिल में वो टीस, वो कसक रह गई कि हमने जो दलितों के लिए सोचा था वो शायद नहीं हो पाया। अब उनको मौका मिलता है संविधान सभा में। जब अंबेडकर संविधान सभा में पहुंचते हैं, संविधान सभा में उन्हें संविधान में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई संविधान बनाने के लिए। आज की डेट में उनका बहुत बड़ा रोल माना जाता है भीमराव अंबेडकर का। जब उन्हें मौका मिला उन्होंने सबसे पहले वही बात छेड़ दी, दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की। अब जब संविधान सभा में दलितों के लिए यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जब आरक्षण की बात की तो फिर हंगामा मच गया। जब अलग निर्वाचक मंडल की बात की तो फिर हंगामा मच गया। क्यों? क्योंकि समझ ही सकते हैं वो बातें उसी वक्त खत्म कर दी गई थी। अब जब हंगामा मचना ही था, यह मामला जाता है संविधान सभा की अल्पसंख्यक मामलों की समिति में, और अल्पसंख्यक मामलों की समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस वक्त के तत्कालीन गृह मंत्री या यूं कहा जाए उप प्रधानमंत्री।
और पूरे संविधान सभा में अंबेडकर के इस मांग के सबसे मुखर विरोधी कोई थे तो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए कि पटेल नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से आरक्षण का प्रावधान डाल करके हिंदुस्तान में ये भेदभाव की दूरी, भाई हम आजाद हो रहे थे तो भेदभाव खत्म करके हम चाह रहे थे कि पूरा भारत एक रहे, ये पटेल का मत था। लेकिन अंबेडकर उसमें आरक्षण का प्रावधान लाना चाह रहे थे, तो इसलिए अंबेडकर और पटेल की इस बात पे हमेशा तनातनी रहती थी। और अल्पसंख्यक मामलों की समिति के वही अध्यक्ष थे, ये मामला उनके पास गया। अब जब मामला गया तो अंबेडकर ने तर्क दिया था कि दलितों के लिए अगले निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दिया, तो फिर उस पर विवाद हुआ। अब इस पर वोटिंग हुई। अब जब वोटिंग हुई दिसंबर 1947 में इस पे वोटिंग हो रही है। अब वोटिंग में दो प्रस्ताव आए थे। एक प्रस्ताव यह था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल, और दूसरा प्रस्ताव यह था कि लोकसभा एवं विधानसभाओं में आरक्षण का प्रस्ताव। ये दो अलग अलग थे। अब इस पे वोटिंग हुई। अब मजेदार बात यह है कि निर्वाचक मंडल का प्रस्ताव बुरी तरह से खारिज हो गया, कोई इस पर तैयार नहीं हुआ। लेकिन एक और अलग बात यह है कि लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण का जो प्रस्ताव है वो पास हो गया, उसे हरी झंडी मिली। दो अलग अलग प्रस्ताव, दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल, इसका प्रस्ताव संविधान सभा ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। लेकिन लोकसभा और विधानसभा में दलित वर्ग के लिए यानी कि एससी और एसटी के लिए जो आरक्षण सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव था वो पास हो गया। अब क्या था, अंबेडकर करते तो क्या, पूरी संविधान सभा सर्वसम्मत से वो प्रस्ताव खारिज कर चुकी थी, अलग निर्वाचक मंडल का। खैर बात आगे बढ़ता है। दिसंबर 1948 में यानी कि एक साल बाद ये जो वोटिंग हुई थी वह दिसंबर 1947 में हुई थी। दिसंबर 1948 में जब लगभग संविधान बन के तैयार हो चुका था, वाचन बचा हुआ था, उसका रिव्यू बचा हुआ था, उस वक्त सरदार पटेल एक बड़ा फैसला लेते हैं और लोकसभा और विधानसभा में आरक्षित सीटों को खत्म करने का एक प्रस्ताव पेश करते हैं। अब ध्यान से बारीकी को समझिएगा। लोकसभा और विधानसभा में जो सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव था जो पास हो चुका था सर्वसम्मत से, उसको भी खत्म करने का एक प्रस्ताव लाते हैं सरदार पटेल। अब क्या, भीमराव अंबेडकर का पारा गर्म हो गया। अब भीमराव अंबेडकर ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर ये प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया तो मैं संविधान सभा छोड़ के चला जाऊंगा और फिर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा। अब ये कसमकस बनी रही। संविधान सभा में एकदम जैसे लगा कि बगावत वाला मूड तैयार हो चुका था। खैर 6 महीने तक ये रस्साकसी चली। आखिरकार मई 1949 में सरदार पटेल को अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। भीमराव अंबेडकर यही समझ गए कि जब मौका मिलेगा ये लोकसभा और विधानसभा में ये प्रस्ताव जो है ये खारिज करा देंगे लोग। उन्होंने एक अलग प्रस्ताव पेश किया कि 10 साल तक अगले 10 साल तक ये जो प्रावधान है लोकसभा और विधानसभा में ये खत्म नहीं होना चाहिए। 10 साल के बाद समीक्षा की जाएगी कि दलितों की स्थिति में कितना सुधार हुआ है, उसके आधार पर फैसला 10 साल बाद लिया जाएगा। और अगर स्थिति नहीं सुधरी तो पुनः 10 साल, यानी 10 साल। तो ये प्रावधान वहां पर भीमराव अंबेडकर ने उसमें शामिल कर दिया। अब आते हैं अपने मूल प्रश्न पर। बात वहां से शुरू हुई थी कि संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है क्या 10 साल के लिए था। तो फाइनली अब आप सुन लीजिए बात। आरक्षण संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है वो दो अलग अलग जगह पे है। एक आरक्षण जो है वह दलित वर्ग को मिला हुआ है, हालांकि बाद में उसने पिछड़ा वर्ग भी शामिल कर लिया है मंडल आयोग के द्वारा, लेकिन हम लोग मूल संविधान की बात कर रहे हैं। मूल संविधान में एससी एसटी की बात की गई है। एससी एसटी यानी कि आम पब्लिक, आम दलित वर्ग को आरक्षण का प्रावधान दिया गया और वो प्रावधान अनुच्छेद 15 और 16 में दिया गया है। और अनुच्छेद 15 और 16 में जो प्रावधान किया गया है उसमें यह कहीं नहीं कहा गया है कि 10 साल के लिए होगा, वो उसमें कहीं नहीं कहा गया है। लेकिन
लोकसभा और विधानसभा में जो सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, उसमें जो दलित वर्ग का जो कोटा है, उसके लिए प्रावधान किया गया था कि अगले 10 वर्ष के लिए होगा, फिर 10 साल के बाद से उसका रिव्यू किया जाएगा। अगर स्थिति सब कुछ सही रही तो फिर उसको खत्म कर दिया जाएगा, और अगर नहीं सही हुई दलितों की स्थिति तो कंटिन्यू बढ़ा दिया जाएगा। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन दोनों का घाल मिल करके ये कह दिया जाता है कि संविधान में 10 साल के लिए ही बात की गई है, लेकिन दोनों बातें अलग हैं। जो आम दलित वर्ग के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है, उसमें कहीं नहीं कहा गया है कि वो 10 साल की, 2 साल की, 5 साल की, 7 साल की, 10 साल। इस पे संविधान सभा सर्वसम्मत से एक मत थी, उसको सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। भाई अगर किसी की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति पिछड़ी हुई है तो उसको हम कैसे तय कर सकते हैं कि 2 साल में सही हो जाएगा कि 5 साल में सही हो जाएगा? उस पर कोशिश की जा सकती है, और कोशिश हो रही है। आज भी दलित वर्ग की रियल जो स्थिति है उसमें सुधार तो हुआ है, लेकिन यह कहा जाए कि वो बिल्कुल मामला पलट गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 15(4) और 15(5) और उसी तरह से 16(4) में यह प्रावधान किया गया है आरक्षण का। लेकिन जो लोकसभा और विधानसभा में जो सीटों के आरक्षण का मामला है, वो है अनुच्छेद 330 में, ये लोकसभा में आरक्षण की बात करता है, और अनुच्छेद 332 ये राज्यों के विधानसभा में आरक्षण की बात करता है। इसमें प्रावधान है कि 10 वर्ष के लिए कहा गया था, और प्रति 10 वर्ष के बाद से सरकारें आती जाती रहती, कांग्रेस की भी आई, बीजेपी की भी आई, और बीच में खिचड़ी सरकारें भी आई। सबने इसको रिव्यू किया, और जिसका जब मौका था इसको रिव्यू किया और रिव्यू करके आगे बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि सबको लगा कि अभी भी दलित वर्ग की स्थिति वैसी नहीं सुधरी है जिसका अंदाजा संविधान सभा ने लगाया हुआ था। इसलिए आज भी हर 10 साल पर रिव्यू होता है और मामला आगे बढ़ जाता है। 104वां संविधान संशोधन अभी हुआ हाल ही में, और उस पर फिर 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन बात वही हुई कि जो 10 साल के लिए बढ़ाया गया है, वह लोकसभा और विधानसभा में जो संख्या है उसमें जो दलित वर्ग का कोटा है या आरक्षण का प्रावधान है, उसको बढ़ाया गया है। आम जो धरातल पे नौकरी के लिए और कहीं भी जो हम लोग जिसको आरक्षण की बात करते हैं, उसका उल्लेख जहां संविधान में है, उसमें 10 साल की कोई बात नहीं की गई है। बात समझ में आई? तो आपका इस पे क्या विचार है? ये 10 साल का प्रावधान, ये मैं संविधान की बात किया, मेरा अपना मत ऐसा कुछ नहीं है कि वो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मैंने संवैधानिक बात आप तक रख दी, और आप इस पे क्या सोचते हैं कि आरक्षण का जो प्रावधान है ये 10 साल के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आरक्षण आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? इस पे तो खैर विवाद होता ही रहता है। आप अपने विचार भी कमेंट करके रख सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।